हेलो एंड वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। गाइज, एक्चुअल में आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये लाइव नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर आया हूं और इस वजह से ये आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। ठीक है, बट डोंट वरी, आपको फील ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ओके, सो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं वो स्टूडेंट्स को जो कोर्स में एनरोल करने के लिए बहुत दिनों से मेरे को मैसेजेस कर रहे थे कि सर इसकी प्राइस को कम कर दीजिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। छोटा मोटा नहीं, पूरे 78% ऑफ है कॉम्बो कोर्स पर, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट एंड साथ ही साथ आपको फुल वीडियो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इसमें एनरोल करा सकते हो, आप इसमें एनरोल करा सकते हो। बट हां, एनरोल कराने के पहले आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज सी द डेमो क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डेमो क्लासेस देखिए। आफ्टर दैट आपको एनरोल कराना है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये 1-2 दिन का मौका नहीं है, पूरे 10 दिन मौका रहेगा, जिसमें आप 5999 के कोर्स को 1299 में एनरोल करा सकते हो। ओके, और ये स्टार्ट होगा 26 ऑफ सितंबर, मींस जब से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और जब तक दशहरा नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए ये ऑफर रहेगा। सो जो भी कंसर्न स्टूडेंट्स हैं, जो भी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं, वो सबसे पहले डेमो क्लासेस जरूर देखें। डेमो क्लासेस देखिए, साथ में आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमने एक मॉक फ्री भी दे रखा है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मॉक को भी देख सकते हो कि किस तरह के मॉक में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। एंड हमने जो वीडियो को दे रखी है ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड, यानी कि एनसीईआरटी से निकाल करके एक एक टीचर्स ने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको कराया। अब मैं अपनी क्या बात बताऊं कि साइंस किस तरह से कराई गई है, वो आप मेरी डेमो क्लासेस रोज यूट्यूब पर आप देख रहे हो। तो हमने साइंस कितने बेहतरीन ढंग से कराई होगी, हमने मैथमेटिक बहुत बेहतरीन ढंग से कराई है, जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री अलग अलग जगहों से निकाल करके आपको कराया जा रहा है। साथ ही ईवीएस बहुत ही तरीके से कराया जा रहा है। ईवीएस के बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगहों से निकालना पड़ेगा। लाइक एक ही क्लास के किसी एक फिक्स चैप्टर में सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे आपको। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमने ये सारे क्वेश्चंस लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिए थे, आपने देखा होगा ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में हमसे एक मिस्टेक हुई थी, सो सबसे पहले हम इसको करेक्ट करेंगे। लिखा गया है अ राइफल फायर्स अ बुलेट 60 ग्राम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। देखिए, एक राइफल का जो मास है या उसके बुलेट का जो मास है वो है 60 ग्राम। ठीक है, तो अगर 60 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो हमें 1000 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 6/100 केजी। मिस क्या हुआ था वो भी मैं बताऊंगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को लगा रहा हूं और आप लोग देखते जाइए ध्यान से। ठीक है, अब ये जो राइफल है इसकी वेलोसिटी या बुलेट जो है इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की दी हुई है और कहा है कि राइफल पीछे हटता है 2 मीटर पर सेकंड की वेग से। तो भाई एम जो है ये राइफल का हम द्रव्यमान मान लेते हैं। राइफल का जो द्रव्यमान है यानी राइफल का जो मास है, राइफल का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, वो कैपिटल एम हो गया। ठीक है, एंड वी वेलोसिटी से ये पीछे हटता है, तो जो कैपिटल वी है ये हो गई है 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब गोली निकली है उतना ही मोमेंटम होगा राइफल में भी पीछे हटने के लिए। ओके, सो ये हो जाएगा एम और स्मॉल वी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी। स्मॉल एम की वैल्यू है 6/100। ओके, 6/100 इंटू वी की वैल्यू हो गई 5 इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वी। देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। हम यहां पर अगर 2 पुट करें, इस कैपिटल एम की जगह पर हम क्या पुट करें, 2 पुट करें, तो क्या हो जाएगा सर, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, ये हो गया 15/100। इतना हमने लास्ट सेशन में भी किया था, बट हमसे मिस्टेक ये हुई थी कि हमने जब डिवाइड किया तो हम 1.5 केजी लिख दिए थे। ठीक है, एक्चुअल में जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.15 केजी। ठीक है, अब सवाल ये हो गया कि सर 0.15 केजी अगर राइफल होगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है,
जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो गोली है वो खुद 60 ग्राम की है ना। तो इतने कम मास का राइफल पॉसिबल नहीं होगा। तो अब सवाल आता है, इसका मतलब सर क्वेश्चन में गलत है। जी हां, बिल्कुल गलत है। वो गलत पॉइंट है, 5 की जगह पर 50 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो आप इसको इस पे लिख करके क्वेश्चन को लगाएंगे, 50 मीटर पर सेकेंड पर लिख करके क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैंने आपको फिर से इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दिया है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। एंड जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि हम सुपर 30 के लिए एक बहुत ही स्पेशल बैच बनाने वाले हैं। उन स्टूडेंट्स का जो कमेंट बॉक्स में पहले 30 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सही आंसर करेंगे और अगले 30 दिन सही आंसर करेंगे, यानी कि 5 अक्टूबर को वो बैच बनेगा। तो 5 अक्टूबर तक हम वो 30 स्टूडेंट डिसाइड करेंगे और हमारा पूरा फोकस उन स्टूडेंट्स पर रहेगा। 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा उनसे, जिससे उनको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गाइडेंस है, वो सब कुछ उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अब लगाना है 50 पर और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने कर लिया था, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था, ये भी डिस्कस कर लिया था, है ना। इसको, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो ग्राउंड ऑन द हॉर्स है, ये रहेगा। जैसे मान लो एक कार्ट था, एक कोई भी गाड़ी थी जिसको एक घोड़ा क्या कर रहा था, खींच रहा था इस तरफ, ठीक है। तो भाई जो घोड़ा है वो ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा है। अब कहा है कि उस घोड़े को आगे बढ़ने के लिए कौन सा सहायक बल होगा, तो घोड़ा ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा है, तो ग्राउंड घोड़े पर फोर्स लगाएगा तभी तो घोड़ा आगे बढ़ेगा, फ्रिक्शन, जिसका नाम फ्रिक्शन होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका जो बल होगा वो 0 होगा। और ये हमारा अगला होमवर्क क्वेश्चन था, तो इसको भी देख लेते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास m विच इज एट रेस्ट। एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है एक बॉडी पर। तो जैसे मान लो कि कोई बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स पर एक कांस्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। और ये क्या है, ये रेस्ट पर है। ये क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है। ये अभी शुरू में क्या है, रेस्ट पर है, और इस पर एक फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, और इसका मास जो है वो m है, ये भी गिवन है, ठीक है। A velocity v is acquired in moving a specific distance, ठीक है भाई। उसे एक फिक्स डिस्टेंस, जैसे मान लो कि पॉइंट A से लेकर के B तक चलने के लिए अगर मैं इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को d मान लेता हूं, तो ये जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करने के लिए उसे कितनी वेलोसिटी एक्वायर करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। कुछ v वेलोसिटी एक्वायर करता है ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। उसने दे रखा है कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के टाइम पर ये b पॉइंट पर v वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। मतलब बहुत सिंपल सी बात है भाई कि एक टुकड़ा है जो कि m द्रव्यमान का है और वो 0 पर है, इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये कुछ दूर चलेगा और इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, ये कितनी दूर चलेगा, कितनी वेलोसिटी आएगी, ये हमें नहीं पता। आपसे रिलेशन पूछा है v और m के रिस्पेक्ट में। तो भाई मेरे, अगर मैं बात करूं जब फोर्स इस पर लगाया जा रहा है और ये m द्रव्यमान का है, तो इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये वेलोसिटी नहीं मिलेगी। तो सर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो F इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो यहां से जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमें मिलेगा F अपॉन m। ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हमें मिलेगा F अपॉन m। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सर अगर हम v की बात करें, ठीक है, क्योंकि v हमें नहीं पता, u हमें पता है 0 है, एक्सेलरेशन हमें पता चल गया है F अपॉन m है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस भी देखो, s की भी वैल्यू हमने मान ली है कि एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, क्योंकि यहां साफ लिखा है स्पेसिफिक, एक विशिष्ट दूरी, मतलब वो डिस्टेंस भी क्या है, फिक्स्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि वो डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहां देखो ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमें निकालना है। तो अब ये चारों किस इक्वेशन में मिलते हैं, तो आप कहोगे सर ये मिलते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर एंड प्लस 2as में मिलते हैं। तो अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू को देखें तो u स्क्वायर की तो वैल्यू 0 हो गई, 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी f अपॉन m इंटू s जो है ये भी फिक्स है, s जो है
ये भी फिक्स है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपको v और m का रिलेशन पूछा है, तो अगर आप देखो तो इसने साफ पहले लिखा है कांस्टेंट फोर्स, तो f की भी वैल्यू कांस्टेंट है। अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड है। तो ये सब के सब जो ऊपर लिखे गए हैं ये तो कांस्टेंट हो गए। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, v इज प्रोपोर्शनल टू fs, सॉरी, v इज प्रोपोर्शनल टू, यहां से बहुत सिंपल है, अगर जिस भी बच्चे ने इस चीज को पढ़ा होगा वो तुरंत पकड़ लेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ध्यान से देखो, ये ऊपर तीनों के तीनों कांस्टेंट हो गए, इसका मतलब अब ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 1/m। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट में m। ओके, तो ये है जो रिलेशन आपको ढूंढना था वो आपको यहां बताना था। एक्चुअल में यहां कोई आंसर नहीं बताना है, आपको रिलेशन बताना है। तो यहां से जो रिलेशन निकल रहा है वो इसके साथ ही इसका निकल रहा है। ठीक है, अगर आपसे डिस्टेंस की रिलेशन देख लेता तो v इक्वल टू रूट एस हो जाता, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एस। अगर आपसे पूछ लेता फोर्स का क्या रिलेशन होगा तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एफ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये है रिलेशन फोर्स, डिस्टेंस, मास के बीच का। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is projected vertically upward. The rate of change of momentum of the object will be equal to। पहले तो आप ये बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बहुत जादू की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब यह होता है कि सर मान लीजिए अगर मैं डेल्टा पी ले लेता हूं तो कहीं भी वर्ड रेट आता है, इसका मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। ओके, और मोमेंटम कैसे चेंज होगा, तो सर मान लीजिए कि पहले m1 v1 रहा होगा, अभी ये क्या हो गया है, m1 v2 हो गया होगा। ठीक है भाई, क्या हो गया, m1 v2। या मैं ऐसे कह देता हूं कि एक बॉडी है जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, जिसका मास m है, तो शुरू में उसकी स्पीड v रही होगी, बाद में v2 हो गई होगी। एंड ये किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है। तो अगर मैं m कॉमन कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, v1 माइनस v2 अपॉन टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये जो वैल्यू लिखी गई है v1 माइनस v2 अपॉन टी, ये लिखा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पर एक्चुअल में जो मोमेंटम में चेंज होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम में हो रहा चेंज हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो वो वेलोसिटी में हो रहा चेंज भी टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। क्योंकि भाई मान लो एक बॉक्स है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक बॉक्स है, अब इस पे तुम फोर्स लगा रहे हो, तो पहले तो ये u इक्वल टू 0 पे था, अभी इसमें कुछ चेंज आ गया, v इक्वल टू 5 पर आ गया, तो चेंज हुआ कि नहीं वेलोसिटी में। अच्छा, टाइम भी तो बड़ा होगा, मान लो t इक्वल टू 0 यानी 0 सेकंड पर ये 0 पर था, अभी t इक्वल टू मान लो ये 3 सेकंड पर यहां पर आ गया, तो इसमें टाइम का भी तो चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना शुरू कर दे, आपने पढ़ा होगा व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब यहां पर हम एक्सेलरेशन ए ले लेंगे। अब चूंकि वस्तु ऊपर की तरफ लंबवत रूप से फेंकी जा रही है, तो यहां पर जो a है वो क्या हो जाएगा, वो g हो जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब चूंकि फोर्स जो है वो यहां पर हमने g इसलिए लिया है क्योंकि जो बॉडी है वो वर्टिकली अपवर्ड की ओर फेंकी जा रही है, प्रोजेक्टेड की जा रही है। तो यहां पर f की वैल्यू कितनी आ गई, mg आ गई। इज इट क्लियर। तो ये फोर्स के इक्वल होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मतलब दुनिया में इससे आसान तो क्वेश्चन बना ही नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है। तो आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, और बहुत सिंपल सा आंसर होगा क्योंकि ये दुनिया को पता है कि एक रॉकेट कैसे काम करता है। देखो ध्यान से, एक रॉकेट आपने अभी दिवाली में आप उड़ाओगे रॉकेट, ठीक है,
तो आपने देखा होगा जो रॉकेट है, जब इसमें हम आग लगाते हैं नीचे, ठीक है, तो इसका धुआं कहां निकलता है? नीचे निकलता है। या आप जब भी देखो कि जो रॉकेट होता है, ठीक है, रॉकेट जो होता है वो जब ऊपर की तरफ चलता है या फिर कहीं भी सैटेलाइट हम प्रक्षेपित करते हैं, सैटेलाइट अगर हम ऊपर भेज रहे हैं तो उसका धुआं नीचे निकलता है और ये किधर बढ़ता है? ऊपर बढ़ता है। तो ये किस पर चेंज हो रहा है? ये मोमेंटम पर चेंज हो रहा है, लीनियर मोमेंटम पर वर्क करता है। और मैं आपको बताऊं, न्यूटन के थर्ड लॉ पर भी ये वर्क करता है। और यहां से एक चीज और आपको सीखने को मिलती है कि जितनी बुराइयों से आप दूर रहोगे उतनी ऊंचाइयों पर आप पहुंचते जाओगे। जितने सही डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी को करोगे उतने ही आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। और जितना ही बुराइयों में, नेगेटिविटी में परेशान रहोगे, देखो रॉकेट क्या करता है, अपनी ये सारे जितने भी क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं, जितनी भी उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है वो यूज करता है अपने आप को आगे बढ़ाने में, क्योंकि ये सारे पार्ट में सिर्फ फ्यूल होता है। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी की एनर्जी को यूज कीजिए, नेगेटिविटी या और चीजों से दूर रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ सॉलिड ब्लॉक इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ बुलेट हिट्स एंड गेट्स एम्बेडेड, एम्बेडेड होगा, एम लिख लेना यहां पर, इन इट। मतलब क्या हुआ कि मान लो एक टेबल है कोई, और इस पर क्या है, एक सॉलिड ब्लॉक जो है वो पड़ा है, ठीक है, एक ब्लॉक जो है, लकड़ी का टुकड़ा जो है वो इस पर पड़ा हुआ है। और एक बुलेट होती है, एक बुलेट क्या करती है, आती है, ठीक है, एक बुलेट आती है और इसमें आकर के क्या हो जाती है, धंस जाती है। तो सोचो अगर ये बुलेट इसमें आकर के धंस रही है, ठीक है, इसमें आकर के धंस रही है या उसमें घुस जाती है, ठीक है, तो पूछा क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इज। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस रूप में कंजर्व्ड होगी? तो एक्चुअल में तो ये तो मोशन में थी, ठीक है, अभी ये इसमें जाकर के धंस गई है, तो सर ये मोमेंटम के रूप में कंजर्व्ड होगी। क्यों? क्योंकि इसका भी कुछ मास होगा और इसका भी कुछ मास होगा, ये दोनों, और साथ में इसकी वेलोसिटी भी होगी, तो इस पे धक्का तो लगेगा ही लगेगा। तो सर ये किसके रूप में कंजर्व होगी? तो मोमेंटम के रूप में कंजर्व होगी, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा मोमेंटम अलोन, केवल मोमेंटम के फॉर्म में कंजर्व्ड होगी। अगला लिखा गया है, ऑन ए स्टेशनरी सेल बोट, एक स्थिर पाल नाव पर, पाल नाव समझते हो क्या होता है, जो उससे चलाया जाता है, ठीक है। द फैन अटैच्ड टू बोट ब्लोज एयर एट सेल। तो भाई मान लो कोई नाव है, ठीक है, अब मैं तो बना नहीं पाता हूं उतना अच्छा, अब इसमें कोई नाव है जिसमें एक फैन लगा है और वो नाव क्या है, वो स्थिर है, ठीक है, और ये जो फैन है ये हवा को क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है। नाव क्या है, स्थिर है, हवा को ब्लो कर रहा है, तो नाव क्या करेगी, मूव विथ एयर ब्लोन? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। देखो अगर नाव स्टेशनरी ऑलरेडी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कह रखा है कि स्टेशनरी है, तो नाव फैन से नहीं चलती है, याद रखिएगा, ठीक है। मूव अपोजिट इन एयर बोल, बिल्कुल गलत बात है, ये मूव ही नहीं होगी भाई, इसके फैन के मूव होने का कोई रिलेशन नहीं है नाव के मूव होने से, फैन के ब्लो होने का कोई रिलेशन नाव के मूव होने से नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बैग ऑफ सैंड ऑफ मास m, ठीक है भाई, एक बैग है, किसका बैग है, तो बालू भरा है इसमें, ठीक है, और इसका मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ, इज सस्पेंडेड बाई अ रोप, इसे क्या किया गया है, एक रोप के थ्रू बांधा गया है, ठीक है। अ बुलेट ऑफ मास ट्रेवलिंग विथ स्पीड v, देखो भाई एक बुलेट जो है वो क्या कर रही है, वो ट्रेवल कर रही है v स्पीड से, और ये स्मॉल m है और v स्पीड से ये ट्रेवल कर रही है, ध्यान से देखना, एंड गेट्स एम्बेडेड इन, और इसके अंदर क्या हो जाती है, जाकर के धंस जाती है। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो कितना होगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, अब इसके अंदर धंस गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा ये पता करना है, तो चलिए देखते हैं।
तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा एक्चुअल में वो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। लॉस जो होगा वो ये है कि भाई बुलेट का कोई काइनेटिक एनर्जी रहा होगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, ध्यान से पहले इस कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है। इसमें से माइनस करना होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी को भाई, क्योंकि जो बड़ा वाला होगा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, बुलेट की होगी, क्योंकि बुलेट जो है वो तेजी से चल रही है और जब ये इसमें घुसेगी तो इसके अंदर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो अब दोनों के साथ होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी दोनों के साथ होने की वजह से। तो सवाल आ रहा है कि जैसे मान लो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि अभी ये 10 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ध्यान से सुनिएगा, और जब ये धंसती है इसमें तो अब ये दोनों मिलकर के 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि स्पीड कितनी घट गई तो आप बोलोगे सर ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड घट गई। तो यही मैं समझा रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एम्बेडेड, आफ्टर एम्बेड, ठीक है, जब ये घुस जाती है उसके बाद की काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो बुलेट अभी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है और जब इसमें धंस गई तो फिर ये कुछ तो स्पीड से चलेगा, आगे बढ़ेगा, या कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा कुछ तो चलेगा ना आगे। तो मान लो वो 2 चल रहा है तो अब इसमें डिफरेंस 8 का आया। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि लॉस फाइनली हमें ये निकालना है। तो अब सवाल आता है कि सर तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता चल जाएगी, बहुत सिंपल है। क्यों क्यों पता चल जाएगी? बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, मैं इधर लिखता हूं थोड़ा सा किनारे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि समझ में आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट के बारे में अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू हाफ, यहां देखो स्मॉल m दिया है तो स्मॉल m लिखना है, एंड कैपिटल V दिया है तो कैपिटल V लिखना है। याद रखिएगा, यही तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है। कैपिटल V दिया है तो आपको कैपिटल V लिखना है या V लिखना है, जो भी है, ओके। अब देखिए ध्यान से, सवाल यह है कि सर ये तो हमें पता हो गया, सवाल यह है कि जब ये धंसेगा तो इसका जो टोटल मास होगा ये तो हो जाएगा m प्लस m, बट हमें इसकी स्पीड नहीं पता है, ये वाली स्पीड नहीं पता है। जैसे मैं आपको बताया ना कि ये 10 मीटर की है, ये 2 मीटर की, तो ये 2 मीटर वाली चीज नहीं पता है। ये जो v है ये हमें नहीं पता, ये जो स्मॉल v है, या मैं इसको v डैश ले लेता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये जो v डैश है, इसकी जो v डैश बनेगी वो हमें नहीं पता। तो ये कैसे निकालेंगे सर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालेंगे, यानी कि जब हमें वो v डैश मिल जाएगा तो हम काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एम्बेड हमें पता चल जाएगा, ठीक है भाई। क्या होगा वो काइनेटिक एनर्जी? वो हो जाएगी हाफ m प्लस कैपिटल M एंड इनटू यहां से जो v डैश की वैल्यू मिलेगी वो हम यहां पर ला करके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ओके। तो चलिए पहले हम v डैश निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा जस्ट अब बताता हूं, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो हम यहां पर m इंटू वी ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू, ये हो गया कंजर्वेशन के पहले का, ठीक है, इज इक्वल्स टू आफ्टर कंजर्वेशन, आफ्टर कोलेजन या आफ्टर एम्बेडिंग, तो इसे हम v डैश ले लेते हैं। तो हमें यहां पे v डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें मिलेगी स्मॉल m v अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल्स टू v डैश। मिल गया? तो अब हम काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहें तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा हाफ कैपिटल M एंड स्मॉल m इनटू, ये स्क्वायर होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इस वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मिलेगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। देखो इससे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या? बचेगा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस कैपिटल M।
ठीक है, तो ये हो गया एम्बेडिंग का। अब आता है बात लॉस कितना हुआ होगा। तो सर लॉस हो जाएगा हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम। देखो भाई हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो कॉमन हो जाएगा, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। इधर बचेगा एक, इधर बचेगा एक, ठीक है, एंड माइनस ये देखो वी स्क्वायर भी बाहर हो गया, एक एम भी बाहर हो गया, तो यहां बचेगा एम अपॉन एम प्लस एम। ध्यान से देखो, ठीक है, और जब इसका एलसीएम लोगे तो ये ऊपर देगा आपको स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली एम। ओके, इसको सॉल्व करने पे केवल ऊपर m बचेगा और नीचे m प्लस m बचेगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं वो जो फिगर बना है बीच में, ठीक है, ये जो फिगर बना है इसको मैं मिटा देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो अगर हम इसको फाइनल सॉल्व कर दें तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, दिस विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी। तो आंसर क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कहां दिया हुआ है भाई, एम स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। अच्छा, स्मॉल एम तो हमने कॉमन किया था तो स्मॉल एम ही बचना चाहिए, ठीक है, चलो, तो एम एम वी स्क्वायर कहां दिया है, यहां दिया हुआ है, एम एम वी स्क्वायर अपॉन दिस, ये होगा आंसर। देखो हमने गलत कर रखा है कि अब, हाँ ठीक है, सही तो है, बैग में कैपिटल एम है, ठीक है, ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई ज्यादा प्रेशर का क्वेश्चन नहीं देंगे, बताओ जल्दी से। अ पर्सन विथ अ हेड लोड डब्ल्यू, एक आदमी है जो अपने सिर पर डब्ल्यू लोड लिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये नीचे गिर जा रहा है, ऐसे डायरेक्ट नीचे आ रहा है। बिफोर रीचिंग द ग्राउंड बी एक्सपीरियंस अ लोड ऑफ, जब वो नीचे आएगा तो भार का कितना अनुभव उसको होगा। ध्यान से देखिएगा, जब वो नीचे आएगा तो उसको भार पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा। वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही। जब आप वर्क नहीं करोगे तो आपको भार पता कहां से चलेगा, तो इसका भार कैसा फील करोगा, उसको जीरो फील होगा। ठीक है, जब वो नीचे आएगा, क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है यार, तो वो जब नीचे आएगा तो उसका भार जीरो हो जाएगा। ओके, उसको फील ही होगा, जैसे आप लोग सोचो ना कि अगर लिफ्ट अचानक से टूट जाए, आप ऐसी वाली फीलिंग सोचो कि लिफ्ट अचानक से क्या कर जाए, टूट जाए। तो जब लिफ्ट अचानक से टूट जाएगी, पता है उस केस में क्या होता है, उस केस में एम जी माइनस एम ए होता है। ए क्या होता है, लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है, तो एम जी एंड माइनस, क्योंकि वेट ये एम तो फिक्स है, जैसे मान लो ये बंदा लिफ्ट में ही बैठा है, सुनो ध्यान से, ये लिफ्ट में बैठा है तो इसका कुछ मास होगा, क्लियर। अभी अगर लिफ्ट अपने एक्सेलरेशन से चल रही है तो वहां पर जो नेट फोर्स लगता है वो लगता है एम जी माइनस एम ए। भला मैं ये चीज बताना नहीं चाहता था, बस आपको बता दे रहा हूं। अब जब लिफ्ट टूट जाएगी तो ये जो ए है ये जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम जी, यानी कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं होगा, उसको अपना भार पता ही नहीं चलेगा। समझ में आई बात, तो इसलिए वजह से मैंने बताया ये जीरो हो जाएगा। लिखिए, लिफ्ट का क्वेश्चन ही आ गया। द वेट ऑफ अ पर्सन विल बी ग्रेटर व्हेन द लिफ्ट, देखो आदमी का भार कब बढ़ जाता है, जब लिफ्ट ऊपर जाता है। तो अपने जीवन में भी सीखिए ना कि जब आपको आगे बढ़ना होगा, जब आपको ऊंचाइयों को छूना होगा, तो आपके सिर पे लोड आएगा। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, सर हमें टाइम नहीं मिलता, सर हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, इसलिए आपका वजन जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या बताया, आप जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में तो वजन क्या हो जाता है, आदमी का बढ़ जाता है। रटिए मत,
कंसेप्ट को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए, अपने आप समझ में आएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन ऑफ 50 kg रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन अ सैटेलाइट। अब भैया अगर एक आदमी सैटेलाइट में बैठा हो तो आप कभी नक्षत्र सैटेलाइट में जो लोग जाते हैं ना घूमने, उनको देखना, उनको अपना वेट पता ही नहीं चलता। इन दिस सिचुएशन द वेट विल बी, तो उस सिचुएशन में उसका जो वेट होगा वो जीरो होगा। अब आप कहोगे सर क्यों जीरो होगा, तो ये मान लो अर्थ है, ठीक है, इसके किनारे किनारे सैटेलाइट घूम रही है। वेट तब पता चलता है बेटा जब वो ग्रेविटी में आए, क्योंकि वेट इक्वल टू वॉट, m इंटू जी, और जब वो सैटेलाइट में घूम रहा है इसका मतलब स्पेस में घूम रहा है। स्पेस में g की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो उसका वेट क्या होगा, जीरो होगा। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रूट, देन the last stopping distance for a car of mass m moving with a velocity v is, तो आपको बताना है कि अगर म्यू जो है वो टायर और रोड के बीच की फ्रिक्शन है, ठीक है, टायर और रोड के बीच की फ्रिक्शन है, तो भाई मेरे यहां से एक्सेलरेशन जो होगा वो म्यू जी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। और कार क्या लिखा है कि जो कार है वो कितनी न्यूनतम दूरी तय करेगी रुकने के पहले, ठीक है, कितनी न्यूनतम दूरी तय करेगी रुकने के पहले, यही तो पूछा गया है। ओके, तो इसका मतलब वो चल रही होगी, कितनी स्पीड से मूव कर रही है, तो v की स्पीड से। इसका मतलब यहां थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, u की वैल्यू v है बट v की वैल्यू जो है वो जीरो है, यानी कि वो रुकेगी। कार के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होगी, रुकने के समय तक कार के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो s की वैल्यू आपसे पूछी गई है। मैंने म्यूजी क्यों लिया, क्योंकि फ्रिक्शन और ग्रेविटी दोनों काम करेंगे जब कार चल रही होगी। फ्रिक्शन और ग्रेविटी दोनों काम करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे कार के रुकने के लिए। ओके, कार के रुकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो हमें एस की वैल्यू पता करनी है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GS लगाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि -2AS लगाते हैं ना, ठीक है। चलो, तो माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी फाइनल वाली जीरो हो रही है, तो यहां पर हमने इसको जीरो लिख लेना है। u की वैल्यू कितनी हो गई, तो सर ये v है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर -2 इंटू, देखो a की वैल्यू मैंने माइनस रखी थी तो यहां पे माइनस ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसे लिखना है सिर्फ म्यू जी इंटू एस, तो क्या हो जाएगा, ये इसको इधर भेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 म्यू जी इंटू एस इक्वल टू वी स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। जितने भी लोग देख रहे हो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना कि आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है, और आपको कितने खतरनाक क्वेश्चंस लगे हैं। हाँ, अगर आप इस सेशन से हो रहे हो अवेयर तो दबा के कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर। ओके, फटाफट से शेयर कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड रेडी फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसको हम कल लाइव सेशन में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किए हैं, भाई केवीएस पीआरटी आसान नहीं होने वाली है, याद रखिएगा। क्यों आसान नहीं होने वाली है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत से एस्पिरेंट हमारे साथ पहले से जुड़ चुके हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्स के उन कंसेप्ट्स को सीख करके अपने आप को एमसीक्यूज में अप्लाई कर रहे हैं उन कंसेप्ट्स को, और बहुत ज्यादा अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। सो इफ यू आर ए डेडिकेटेड कैंडिडेट, you have to join the course and prepare your notes and follow the instruction and guidelines of teachers. You will be successful today. Okay, तो मिलते हैं कल साइंस की क्लास में, बट आज शाम को मैथ की क्लास में जरूर मिलेंगे और वहां पर हम बहुत अच्छे कंसेप्ट्स कर रहे हैं अलजेब्रा के। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।